मध्य प्रदेश के श्योपुर में यात्रियों से भरी नाव डूब गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे। सेप नदी में 11 लोग नाव में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान बीच नदी में तेज आंधी के चलते नाव पलट गई। दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। पुणे हादसे केस में ब्लड सैंपल के हेरफेर के आरोप में कल नाबालिग की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। मां के सामने नाबालिग से कल पूछताछ भी हुई। आज आरोपी मां को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जम्मू के राजौरी में जंगल की भीषण आग यहां पर लगी हुई है और यहां कई एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में बार-बार आग लग रही है। मैदानों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के तमाम हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालात यह है कि शिमला समेत तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पर होटलों में बुकिंग 100% तक हो चुकी है। भारत में पिछले 3 महीनों में भीषण गर्मी की चपेट में आने से करीब 56 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं और सूत्रों के अनुसार आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। गर्मी और अभी परेशान कर सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों पर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, अवसरवादी इंडी गठबंधन वोटरों के साथ तालमेल बिठाने में असफल रहा है। गठबंधन इंडिया जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। ये गठबंधन परिवारों को बचाने के लिए बना है। लोगों के सामने राष्ट्र का विजन रखने में गठबंधन इंडिया फेल हुआ है। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें देते हुए कहा कि देश की जनता ने विपक्ष पर भरोसा जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बड़ी वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के शामिल होने के लिए उनको कहा गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में खड़गे प्रत्याशियों को मतगणना में एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर कल मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के 58.89% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 69.89%, जबकि बिहार में सबसे कम 49.12% मतदान 7वें चरण में हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अरुणाचल में 50 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा में मतगणना चल रही है। अरुणाचल में बीजेपी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में से पहले ही 10 सीट निर्विरोध जीत ली है। वहीं 32 विधानसभा सीटों वाले सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को लगातार दूसरी बार जीत की उम्मीद है। अयोध्या में रामलला के वीआईपी दर्शन को लेकर ठगी का मामला एक बार फिर आया है सामने। पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 गाइड्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले अपनी आईडी से पास बुक कराते थे और इसके बाद नाम और तारीख को एडिट करते थे और बदल देते थे। ठगी करने वाले लोग पास की हार्ड कॉपी ऑफलाइन बेच दिया करते थे। एक पास के 1500 रुपए वसूल कर रहे थे। बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग ने अपने दोस्त को धमकी भरा मैसेज भेजा है। मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। चैट में लिखा है, तू लॉरेंस बिश्नोई को जानता है ना? अगर नहीं जानता है तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना। धमकी के बाद पीड़ित के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला मामले में रिमांड खत्म होने के बाद 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। शनिवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने नर्सिंग घोटाला केस में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अगली सुनवाई 14 जून को होगी। सीबीआई ने घोटाले के मामले में 13 आरोपियों को जेल भेजा है। मई के आखिरी 3 दिनों में मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कस्टम विभाग ने 27 से 29 मई के बीच में कई तस्करों को गिरफ्तार किया और 9 किलोग्राम से ज्यादा का सोना बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे से 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित रोडवेज बस ने कार और ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार जारी है। सुबह के वक्त भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दिन का न्यूनतम तापमान भी
30 के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम में कभी कभी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में प्रचंड गर्मी के बीच आसमान में काले बादल भी छा गए, तेज हवाएं चली लेकिन बारिश नहीं हुई। तो वहीं द्वारका में ठीक इसके उलट तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर बना हुआ है। गर्मी के प्रकोप से मौतों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। कानपुर में पिछले 48 घंटों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें कुछ शव लावारिस हैं। बलिया में मतदान के दिन भी भीषण गर्मी का कहर जारी रहा। बूथ संख्या 257 पर मतदान करने गए एक बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर गए और उनकी वहीं मौत हो गई। जानलेवा गर्मी से बचाव के लिए सीएम योगी ने निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम योगी ने राहत कार्यों में और तेजी लाए जाने को कहा, साथ ही 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि यहां पर होटल्स में 100% बुकिंग चल रही है। इसके अलावा शिमला से पर्यटक मनाली का रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्रों में भी अभी बर्फ देखने को मिल रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बारिश जहां राहत लेकर आई है, वहीं आफत बनकर भी बरसी। सड़कों पर भारी जलजमाव हो गया, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, लोगों के घुटनों तक पानी आ गया है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। यहां तक कि इमारतों की पार्किंग और बेसमेंट में भी पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशान हो रही है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में कुछ शहरों में मौसम बदला, बादल छाए, जिसके बाद शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है और इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष से गाजा में हालात खराब होते जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सैनिकों ने राफा और गाजा बॉर्डर पर कई जगह बमबारी की, जिसके बाद जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। गाजा के कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। घायल लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। इस युद्ध में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ संगठनों का कहना है कि मरने वालों में ज्यादातर गाजा के स्थानीय नागरिक हैं। चीन और ताइवान के बीच हालात खराब होते ही जा रहे हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान के चारों ओर सैन्य ड्रिल की और अब उसने वो हरकत की जिसके लिए चीन जाना जाता है। चीन के जहाजों ने ताइवान नियंत्रित किनमैन द्वीप समूह में घुसने की कोशिश की है और उसके बाद ताइवान ने भी चीन को जवाब दिया और इन 2 जहाजों को किनमैन में प्रवेश करने से पहले ही खदेड़ दिया। चीनी ड्रिल के बाद से ताइवान मुस्तैद है और उसने अपनी सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के संस्थापक प्रिगोजिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा के अनावरण के बाद वैगनर ग्रुप के सैनिकों ने प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि दी। प्रिगोजिन की पिछले साल 23 अगस्त को एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। मौत से कुछ महीने पहले प्रिगोजिन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव को कब्जे में ले लिया था। हालांकि यह मामला सुलझ गया था, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही 23 अगस्त को प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला बोइंग का स्टार लाइनर मिशन एक बार फिर से टल गया है। ये उड़ान भारतीय समय के अनुसार शनिवार रात को 10 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से उड़ान को आखिरी मिनट में रोक दिया गया। खराबी के बाद स्टार लाइनर और लॉन्च पैड की सुरक्षा की जांच की जा रही है। इससे पहले 6 मई को भी तकनीकी दिक्कतों की ही वजह से उड़ान को रोका गया था। दक्षिणी जर्मनी में बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। भयंकर बारिश से जर्मनी में जन सैलाब आ गया। जर्मनी के बाढ़ से प्रभावित हिस्सों में भीषण बारिश और तेज हवाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो कि मदद का इंतजार कर रहे हैं। कई कस्बों में जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका में मौजूद है। वर्ल्ड कप मैच से पहले न्यूयॉर्क में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेला और भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 182 रनों का स्कोर दिया था, जिसमें ऋषभ पंत ने बल्ले से 53 रनों की पारी देखने को मिली। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी नाबाद 40 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 122 रनों के स्कोर तक ही पहुंचने में कामयाब हो सकी। इसके बदौलत भारत ने ये मैच 60 रनों से जीत लिया।
T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बीसीसीआई को नए कोच की तलाश है, जिसमें गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा है। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने से पहले भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने उम्मीद जताई है कि गंभीर अच्छे हेड कोच साबित हो सकते हैं। अगर गौतम गंभीर ने इस पद के लिए आवेदन किया है तो वो अच्छे कोच साबित होंगे। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश कार्तिक क्रिकेट को जल्द ही अलविदा कह सकते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक ने 1 जून यानी कि अपने जन्मदिन वाले दिन रिटायरमेंट का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। दिनेश कार्तिक आईपीएल में खेलते नजर आए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने अपना आखिरी मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला है और अब वो आईपीएल में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी टीम जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो हॉकी लीग में विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-0 से हराकर लंदन चरण में जीत से शुरुआत की। हरमनप्रीत, सुखजीत सिंह और गुरजंत सिंह ने जर्मनी की युवा टीम के खिलाफ गोल दागे। जर्मनी ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अपनी लय बरकरार नहीं रख सकी। भारतीय टीम अब 8 जून को फिर से जर्मनी से भिड़ेगी। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी डीपी मनु ने ताइवान ओपन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। डीपी मनु ने 81.52 मीटर दूर भाला फेंककर नंबर 1 पर स्थान अपना हासिल किया और मनु ने 5वें प्रयास में भाला 81.52 मीटर दूर फेंका। हालांकि उनका चौथा प्रयास फाउल रहा था। मनु का ये प्रदर्शन उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। 84.35 मीटर से बहुत दूर था, जिससे पिछले साल वैश्विक चैंपियनशिप में 6ठे स्थान पर रहने वाले मनु को अभी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बाकी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मार्क 85.50 मीटर है। मनी एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा सामने आ चुका है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन में 10% का इजाफा देखने को मिला है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ रुपए हुआ है। माना जा रहा है कि ये बढ़ोतरी घरेलू लेन-देन से राजस्व में ग्रोथ के कारण हुई है। ये कलेक्शन अब तक का किसी भी महीने में जुटाया गया चौथा और वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। देश भर में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोयला मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक के बारे में बताते हुए कहा है कि पूरे देश में बिजली की निरंतर आपूर्ति हो सकती है, क्योंकि इन प्लांट्स में कोयला भंडारण 45 लाख टन से ज्यादा है। ये भंडारण अगले 19 दिनों के लिए बिजली क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। ये कोयला स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। वैसे मानसून का भी आगमन लगभग हो चुका है और इससे बिजली की मांग में कमी होने की संभावना है। भारत में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भुगतान के तरीके को बदल कर रख दिया है। शहर हो, कस्बे या फिर गांव, हर जगह यूपीआई पेमेंट देखने को मिल जाता है। अब आरबीआई ने इसे 20 देशों तक पहुंचाने का प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें करीब 5 साल का समय लग सकता है और साल 2029 तक 20 देशों में यूपीआई काम करने लगेगा। मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को लेकर फैल रही अफवाह पर रोक लगाने के लिए सेबी नया नियम लेकर आया है। फिलहाल ये नियम टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों के लिए लाया गया है, जिसके अनुसार इन कंपनियों को लेकर अगर मीडिया में किसी तरह की अफवाह या गलत खबर आती है सामने, तो कंपनियों को 24 घंटे के भीतर इसका खंडन करना होगा। ये नियम लागू हो चुका है और टॉप 250 कंपनियों के लिए ये नियम इस साल 1 दिसंबर से लागू होगा। दुनिया भर के टॉप उद्योगपतियों की रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इस रैंकिंग के मुताबिक गौतम अडानी की बादशाहत फिर से लौटने लगी है। अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अडानी की नेटवर्थ करीब 9.26 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस नेटवर्थ के साथ अडानी एशिया के पहले और दुनिया में 11वें सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। अडानी ने रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है।